मैं मुकुंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे व्याख्यान बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कवि का जीवन परिचय, उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में, उनको क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं इसके बारे में चर्चा होगी। फिर कविता का प्रतिपाद्य क्या है और कविता का सार, फिर कविता का वाचन करेंगे और उसमें जो कठिन शब्द हैं उनका काठिन्य निवारण किया जाएगा। फिर कविता की व्याख्या होगी और काव्य सौंदर्य, इस कविता में जो काव्य सौंदर्य निहित है उसकी चर्चा की जाएगी और सबसे लास्ट में हम लोग प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले कुंवर नारायण जी के जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद अयोध्या के पास स्थित है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। कवि कुंवर नारायण जी नई कविता धारा के कवि हैं। नई कविता धारा का समय 1951 से 1960 के बीच माना जाता है। इसमें लघुमानों की चर्चा होती है, भोगे गए यथार्थ का अंकन किया गया है, इसमें आधुनिक भावबोध की चर्चा की गई है और कविता के निजता की सुरक्षा का आग्रह किया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी दर्शन का इस कविता धारा पर पड़ा है तो वह है अस्तित्ववाद। और कवि कुंवर नारायण जी तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1943 में 1943 में अज्ञे जी ने 7 कवियों का एक समूह बनाया जिन्हें सप्तक नाम दिया गया। जो उस काल के प्रमुख कवि थे, वो 7 प्रमुख कवि, उनका एक समूह बनाया गया, उन्हें सप्तक नाम दिया गया। इस तरह 3 सप्तक बनाए गए। 1943 में पहला सप्तक, 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक बनाया गया। और ये जो कुंवर नारायण जी थे ये तीसरे सप्तक के कवि थे। कुंवर नारायण जी की मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुई थी। अब हम कुंवर नारायण जी की कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। कुंवर नारायण जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। तो सबसे पहले उनके काव्य संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं हम। इनके काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इसमें आप इन दिनों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जो इन दिनों कविता संग्रह है इसी की कविता के बहाने आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। इनका एक प्रबंध काव्य है जिसका नाम है आत्मजयी। इनका कहानी संग्रह आकारों के आसपास, इन्होंने समीक्षा भी लिखी है, आज और आज से पहले। इन्होंने साक्षात्कार भी लिखा है, उसका नाम है मेरे साक्षात्कार। अब हम इनको मिले पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्हें देश विदेश के प्रतिष्ठित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल का कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम कविता के प्रतिपाद्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम कविता में कहा क्या गया है। कविता के बहाने कविता जो है कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। मैंने पहले बताया था काव्य संग्रह के बारे में, इन दिनों के बारे में। तो ये जो कविता है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इसको जरूर याद रखिएगा। इन दिनों आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। कविता अपना अस्तित्व खोती जा रही है, यांत्रिकता और मशीनीकरण का दबाव पड़ता जा रहा है। तो अब कविता को पढ़ने और उसके भावबोध को ग्रहण करने का किसी के पास समय ही नहीं रहा। इसलिए कवि चिंतित है कि कविता अपना अस्तित्व ही खोती जा रही है।
यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मशीनीकरण का इतना दबाव पड़ रहा है आधुनिक युग में, लोगों के पास समय ही नहीं बच रहा है, तो कवि को लग रहा है कि कविता का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। मैंने नई कविता की चर्चा की थी, उसमें अस्तित्ववाद के बारे में बताया आपको कि नई कविता धारा का जो प्रमुख बिंदु है वो अस्तित्ववाद की चर्चा करता है। देखिए यहाँ पर भी कवि ने अस्तित्ववाद की चर्चा की है कि कविता का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। जो कविता है, कविता के बहाने कविता के बारे में लिखा गया है कि कविता के सामने अपार संभावनाएं हैं और उसकी तुलना कई चीजों से की है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम कविता का सार देख लेते हैं। यह कविता एक यात्रा है, मतलब कविता में 3 स्टैंजा है, जिसमें कवि पहले स्टैंजा में चिड़िया के से तुलना करता है, दूसरे में फूल से करता है और तीसरे में बच्चे से करता है। कविता बहुत ही मार्मिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, चिड़िया और फूल क्या है, प्रकृति है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। भाई चिड़िया अपने पर के द्वारा उड़ती है, पंखों के द्वारा उड़ती है और वो एक सीमा के भीतर ही उड़ सकती है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, मतलब फूल खिलता है तो कुछ दिनों में वो मुरझा भी जाता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम है, बच्चे तो निरंतर सपने देखते रहते हैं, उनके सपनों की कोई सीमा नहीं है, वो तो असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है, वो किसी सीमा या भेदभाव को नहीं मानते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। आगे हम लोग कविता का वाचन करते हैं। देखिए कविता कितना सुंदर चित्र लगा हुआ है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने, चिड़िया क्या जाने। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं, शब्दार्थ को देख लेते हैं। उड़ान, उड़ना क्रिया से उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है, तो चिड़िया के अर्थ में उड़ान का अर्थ उड़ना और कवि के अर्थ में कल्पना। कविता की उड़ान, कविता की असीम पहुंच या प्रभाव। कविता के पंख, कवि की कल्पनाएं, माने अर्थ। चलिए फिर से कविता पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले कविता के प्रसंग को जान लेते हैं कि कविता का प्रसंग क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो ये कविता जो आपके सामने काव्यांश दिया गया है, इसमें चिड़िया की तुलना कविता से की गई है। कवि ने चिड़िया की तुलना किससे की गई है? कविता से की है। इसमें बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान तथा कवि की कल्पना। चिड़िया की उड़ान क्या है? ससीम है, उसकी सीमा है, और कवि की कल्पना क्या है? असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो व्याख्या पे चलते हैं। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही
चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक है। कवि के भाव की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। इस बात को चिड़िया समझ नहीं पाती है, इस बात को चिड़िया जान नहीं पाती है। अब हम लोग विशेष इस कविता के विशेष को देख लेते हैं, मतलब काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। कविता के अपार संभावनाओं के बारे में बताया गया। इसकी भाषा कैसी है, बहुत सरल है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कठिन लगे हमें। सहज है, मतलब आसानी से हमारी समझ में आ जाती है, और खड़ी बोली में सशक्त व्यक्ति हुई है। तो इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा कि भाषा सरल है, सहज है, खड़ी बोली है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2 स्टेंजा, उसमें भी एक विशेष काम आएगा, एक काव्य सौंदर्य आपके काम आएगा। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में क्या है, प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है। कैसे मानवीकरण किया गया है, चिड़िया क्या जाने, तो चिड़िया से क्या है, मानव की तरह क्या किया, समझदारी की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। लाक्षणिकता है इसमें। कविता की उड़ान भला में क्या है, अनुप्रास अलंकार। कविता की कावर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरे स्टेज पे चलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं हम लोग। बाहर भीतर सीमित स्थान में, किसके अर्थ में, फूल के अर्थ में, सीमित स्थान में, और कविता के अर्थ में सर्वत्र सभी जगह। बिना मुरझाए, बिना मुरझाए कविता के अर्थ में क्या अर्थ है, सदा एक जैसा आनंद देते हुए, महकना, सुगंध बिखेरना। चलिए कविता पे आ जाते हैं। तो प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ कवि ने क्या किया है, कविता की तुलना किससे की है, फूल से की गई है। और इसमें 2 बिंदु ध्यान रखिएगा आप लोग कि फूल का जो सुगंध है, जहाँ पे फूल खिलता है, जो सुगंध है वो आसपास के वातावरण में ही उसका सुगंध प्रसारित हो पाता है। और जबकि कविता का आनंद क्या है, सर्वत्र प्रसारित होता है। जहाँ जहाँ जो कविता पढ़ता है वो उस आनंद को ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात यहाँ इसमें बताई गई है कि फूल मुरझा जाते हैं। फूल खिलते हैं तो कुछ दिन में क्या उसकी परिणति होती है कि वो मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, लोगों को आनंद देती रहती है। तो चलिए हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है।
वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, आनंद देती रहती है। इस बात को फूल समझ नहीं पाते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके विशेष पे चलते हैं, इसके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। कविता और फूल की तुलना कितनी मनोरम बन पड़ी है। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि कविता और फूल की जो तुलना है कितनी मनोरम है। अब जैसा कि पहले स्टेंजे में आपको मैंने बताया था कि भाषा कैसी है, सरल है, सहज है। सरल मतलब शब्दार्थ कोई भी कठिन नहीं है, सहज आसानी से समझ में आ जाती है और खड़ी बोली है, और भाषा जो है भाव के अनुरूप ही है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार कैसे है, माँ वर्ण की आवृत्ति, मुरझाए में माँ, महकने में माँ, अनुप्रास अलंकार। फूल क्या जाने कौन सा अलंकार होगा, प्रश्न अलंकार होगा। रस कैसा है, शांत रस। और छंद क्या है, मुक्त छंद। अब मुक्त छंद के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम कि जब कोई कविता क्या करता है, छंद के नियमों में बंध कर रचना नहीं करता है, तो उस रचना को क्या करते हैं, कहते हैं मुक्त छंद। इसके प्रणेता कौन है, इसके प्रणेता महाप्राण निराला जी हैं, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक, दूसरा रस कौन सा है, शांत, और छंद कौन सा है, मुक्त छंद है। ये आपकी पूरी कविता में ये तीन विशेषताएं पूरी कविता में व्याप्त है। आगे चलते हैं हम लोग। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। चलिए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं हम। उड़ान, उड़ान के बारे में बता दिया गया है कि उड़ना क्या है, क्रिया है, उससे इसकी भाववाचक संज्ञा बना है उड़ान। तो उड़ान मीन्स उड़ने की क्रिया। बहाने के बहाने से, के हेतु, माने। पहले स्टेंजा में बताया गया था, माने का अर्थ या मतलब बिना मुरझाए, बिना कुम्हलाए, महकना, सुगंध फैलाना। तो चलिए कविता के बारे में देख लेते हैं। प्रसंग मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, आपको 2 बार प्रसंग बता दिया गया है। तो सीधे व्याख्या पे चलते हैं। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। किसके समान मानता है, बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लग जाते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता क्या है, शब्दों का खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभाव को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक व्याख्या समझ में आई होगी। अब इसके विशेष की बात कर लेते हैं। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। पहला देखिएगा, कविता की जो रचनात्मक व्यापकता है उसको प्रकट किया गया है, बच्चों के खेल से तुलना की गई है उसकी। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से क्या है, बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। छंद कैसा है, मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। आगे हम कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? इसका उत्तर क्या हो सकता है? कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन व आत्मसंतुष्टि होती है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। खा वाला क्वेश्चन, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता दिखाई गई है? बच्चे कहीं भी
कभी भी खेलने लगते हैं। इसी तरह कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों में कोई बंधन, दोनों कभी कोई बंधन स्वीकारते नहीं है। इनका वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? कविता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। कविता सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है और यह खेल के समान होती है। बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घरों को एक समान करने के बहाने जानता है, खेलने के बहाने जानता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।